ट्रांजिटिव रिलेशन, जैसा कि आप लोगों को 2 वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया गया था रिलेशन फंक्शन के बारे में, तो आज जो है रिलेशन फंक्शन का 3rd पार्ट आपके सामने है। इसमें ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझें। यदि ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है और आर एक रिलेशन है ए पर डिफाइन है, मतलब क्या हुआ कि आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ये तो किसी सेट ए पर डिफाइन है कोई रिलेशन, तो उसके लिए बोलेंगे कि ये इसका ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। लेकिन ट्रांजिटिव क्या होता है समझना है। मतलब हुआ कि इफ एक्स इज आर रिलेटेड टू वाई एंड वाई इज आर रिलेटेड टू जेड, देन एक्स इज आर रिलेटेड टू जेड। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, देन एक्स जेड आल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, यानी क्या हुआ कि x का y से रिलेशन है और y का z से रिलेशन है, तो x का z से होगा, ये कहने का मतलब हुआ। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हम लिखते हैं a इज इक्वल टू बी और b इज इक्वल टू सी, इक्वालिटी का रिलेशन ले रहे हैं, तो दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू सी होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लिख दें a ग्रेटर देन b, b ग्रेटर देन c, तो निश्चित रूप से a ग्रेटर देन c होगा। भाई a b से बड़ा है और b c से बड़ा है, तो a c से बड़ा हो ही जाएगा। मतलब क्या हुआ कि ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, ठीक है, या इक्वल हो, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। एक दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे पैरेलल होने का रिलेशन। जैसे l और m 2 लाइन हैं, l इज पैरेलल टू m, m इज पैरेलल टू n, तो निश्चित तौर पर l इज पैरेलल टू n होगा। कैसे, फिगर्स देख लीजिए। जैसे यह l है, यह m है और ये n है। l के पैरेलल m है, m के पैरेलल n है, तो l के पैरेलल n होगा। क्लियर है। मतलब क्या हुआ, पैरेलल होने का रिलेशन भी ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, लेकिन परपेंडिकुलर अगर होने का रिलेशन पूछा जाए, l इज परपेंडिकुलर टू m, n इज परपेंडिकुलर टू m इज परपेंडिकुलर टू n, तो इम्प्लाइज दैट l इज परपेंडिकुलर टू n। ये सही है कि गलत है, ये हमें देखना है। तो ऐसे जैसे माने अगर 3D ज्योमेट्री आप पढ़े हैं, तो उसमें x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, कमरे में देख लीजिए, कार्नर देख लीजिए, एक को मान लीजिए x एक्सिस, एक को मान लीजिए y एक्सिस, एक को मान लीजिए z एक्सिस, ऊपर चाहे नीचे कहीं भी देख लीजिए। तो यहाँ देखें x एक्सिस y एक्सिस के परपेंडिकुलर है और y एक्सिस z एक्सिस परपेंडिकुलर है। ठीक है, और x भी z के परपेंडिकुलर है। तो इसको अगर देखें तो आपको लगेगा कि ये परपेंडिकुलर रिलेशन ट्रांजिटिव है। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं ऐसे, यह L है और ये आपका M है, दोनों पर 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, और M पर परपेंडिकुलर ऐसे हमने ले लिया N। ठीक है, M N के परपेंडिकुलर है, लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं कि L और N एक दूसरे के पैरेलल हो गया। यानी ये हुआ कि परपेंडिकुलर का रिलेशन अगर लिए तो हमेशा ट्रांजिटिविटी नहीं शो करेगा, अर्थात यह ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। क्योंकि रिलेशन या कोई भी आपका रिलेशन क्या है, एक रूल है, ठीक है, जिसके तहत आपका जुड़ेगा। तो कोई भी रूल तब आपका माना जाता है जब हमेशा के लिए सत्य हो, ये नहीं कि कुछ केस में ट्रू हो जाए, कुछ केस में फॉल्स हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन आप लोग समझ गए। अब देखिए एक मैथमेटिकल आप लोगों को हम देते हैं एग्जाम्पल, ध्यान दीजिएगा। जैसे ए कोई सेट है, इसमें एलिमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ए बी सी, और आर हमने लिखा है ऐसे ए बी बी सी। अभी जैसा कि सीखे हैं, ए बी है बी सी है, तो क्या होना चाहिए, ए सी होना चाहिए। ठीक है, एक काम करें, एक और एलिमेंट ले लेते हैं इसमें डी। R1 एक रिलेशन लेते हैं ए बी, यहाँ ले लिए सी डी।
ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये तो क्लियर है, बोल दिए ट्रांजिटिव है। क्या यह ट्रांजिटिव है? तो ऐसे आपको लगेगा, अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो कहेंगे ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन यह ट्रांजिटिव है क्योंकि ए बी है फिर सी डी है। कोई कंडीशन नहीं आपका यहाँ पैदा हो रहा है ना, जैसे ए बी है और फिर बी सी, माने ए का बी से या फिर बी का अगर किसी से है तब देखेंगे कि ए का सी से होना चाहिए। ऐसा तो यहाँ कुछ नहीं है, ए बी है ना, फिर बी से तो है नहीं किसी का रिलेशन। जब किसी का रिलेशन बी से नहीं है तो फिर ए का उसके साथ ढूंढने की जरूरत नहीं है, यानी यह क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। केवल हम ऐसे लिख दें R2, केवल लिख दें ए बी, यह भी ट्रांजिटिव रिलेशन है। कोई जब तक कंडीशन नहीं पैदा होगा तब तक नहीं सोचेंगे। जैसे ए बी है, बी डी होता तो ए डी ढूंढते हैं हम, ठीक है। केवल ए बी है, जब तक बी के साथ किसी का नहीं होगा तो तीसरा वाला रिलेशन हम नहीं ढूंढेंगे। समझ गए? एनसीईआरटी में एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि आर एक रिलेशन है, ठीक है, ए कोई सेट है, वह जो है सेट ऑफ पर्सन्स यानी व्यक्तियों का, व्यक्ति में मेल फीमेल दोनों आ गए, तो उसमें रिलेशन दिया हुआ कि ए आर बी का मतलब हुआ कि ए इज वाइफ ऑफ बी। तो क्या आर ट्रांजिटिव है? ठीक है, तो ऐसे जनरली आप बोल देंगे ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन ये ट्रांजिटिव है। क्यों? ऐसे हम लिख दिए आर रिलेशन लिख दिए, इसके अंदर लिख दिए ए बी लिख दिए, मतलब ए बी का वाइफ है। अब जो है यहाँ जो है ऐसा तो नहीं ना होगा कि बी किसी सी का वाइफ हो। भाई ये फीमेल है, ये मेल है, तो ये किसी का वाइफ नहीं ना हो सकता है। ऐसा तो होगा नहीं कि बी सी हो। अगर बी सी हो तब ना ऐसे ढूंढते हैं हम। ए बी है, अलग से आपका हो जाएगा कोई सी डी, लेकिन बी का किसी से नहीं होगा। मतलब क्या हुआ? ए बी का वाइफ है, सी डी का वाइफ है कि नहीं? मतलब कंडीशन ढूंढने की जरूरत नहीं है। जैसे ये हम एग्जाम्पल आपको दिए थे अभी, ए बी सी डी ऐसा, तो क्या हुआ आपका? यह ए आर बी मीन्स ए इज वाइफ ऑफ बी, मतलब ये क्या है? कैसा रिलेशन है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ट्रांजिटिव के बारे में आप जान गए। अब आपको जानना है इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या जानना है? इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस कुछ अलग से नहीं है। जैसा कि आप पढ़े हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन अभी पढ़े। तो ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तीनों एक साथ हो, तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ इक्वालिटी का रिलेशन अगर देखेंगे तो क्या है? यह इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्यों? क्योंकि इक्वालिटी का केस है, सीधा देखिए, ए इज इक्वल टू ए, यानी ए का रिलेशन किससे है? ए से है। रिफ्लेक्सिव किसको बोलते हैं? खुद अपने आप से। रिफ्लेक्सिव को इसलिए हिंदी बोलते हैं स्वतुल्य। स्व माने स्वयं से तुलना करना है। तो ए का ए से है तो क्या हो गया आपका? रिफ्लेक्सिव है। दूसरी बात कि ए इक्वल टू अगर बी है तो इम्प्लाइज दैट बी इक्वल टू ए जरूर होगा। ए बी के इक्वल है तो बी ए के इक्वल बोल ही सकते हैं, ठीक है। फिर उसी तरीके से आप ये क्या सिमेट्रिक हो गया। फिर उस तरीके से ए इज इक्वल टू बी है, बी इज इक्वल टू सी है, तो निश्चित रूप से ए इज इक्वल टू सी होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? ट्रांजिटिव भी है। मतलब ये देख रहे हैं कि इक्वालिटी का रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और क्या है? ट्रांजिटिव है। इसलिए कहेंगे कि इक्वालिटी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है? तो रिलेशन हम लोग डिस्कस कर चुके पूरा। अब आप प्रैक्टिस करिएगा। अब हम आप लोग साथ डिस्कस करेंगे फंक्शन। व्हाट इज फंक्शन? हमने लिखा फंक्शन। फंक्शन भी एक रिलेशन होता है। एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट नेसेसरीली बी ए फंक्शन। यानी जितने भी फंक्शन होते हैं, प्रत्येक फंक्शन रिलेशन होगा, लेकिन प्रत्येक रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता।
ठीक है, चूँकि स्पेशल टाइप एक रिलेशन होता है जिसको हम फंक्शन बोलते हैं, फंक्शन एक रिलेशन ही है, इसलिए आपका रिलेशन और फंक्शन एक ही चैप्टर में लेते हैं, अलग अलग चैप्टर में बोलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि भाई रिलेशन अलग चैप्टर होता, फंक्शन अलग चैप्टर होता, एक ही साथ क्यों लिख लिए? इसी से लिखें कि फंक्शन भी एक रिलेशन है। तो हम डिस्कस करेंगे कि किस रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। ये देखिए एक एग्जांपल देते हैं हम आपको, x1 x2 x3 y1 y2 y3, ये a है और ये b है। ठीक है, या कोई रिलेशन है। ठीक, एक दूसरा लेते हैं, a है b है, ये x1 है x2 है x3 है, y1 है y2 है y3 है, ये r1 कोई रिलेशन है। देखिए इन दोनों एग्जाम्पल में अंतर क्या है? रिलेशन यह भी है, रिलेशन यह भी है। इसमें क्या है कि यह x3 जो एलिमेंट है इसका इसमें कोई भी इमेज नहीं, किसी से इसका रिलेशन नहीं है। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट सेट है उसके जितने एलिमेंट है सारे एलिमेंट का इसमें क्या है? एक रिलेशन है, रिलेटिव है किसी न किसी एलिमेंट से। एक और एग्जांपल देते हैं, a है b है, x1 x2 x3 y1 y2 y3, एक एग्जांपल है। यहाँ भी क्या देख रहे हैं? सारे एलिमेंट का इसमें कोई ना कोई इमेज है, यानी एक भी एलिमेंट इसमें एक्स्ट्रा नहीं बचा। एक और जरा एग्जांपल देखिएगा, अब ध्यान दीजिए, यहाँ भी क्या है आपका? जितने भी एलिमेंट है सबका इसमें इमेज है। ठीक है, इसमें आप ये देखेंगे कि यह जो आपका ये दोनों जो एग्जांपल है, ये दोनों एग्जांपल, इस एग्जांपल में क्या है कि हर एक एलिमेंट का इमेज है और हर एक एलिमेंट का, एक एलिमेंट का, ध्यान दीजिएगा, एक एलिमेंट का केवल एक ही इमेज है। देखिए x1 का एक ठो इमेज है, x2 का एक इमेज है, x3 का एक इमेज है। यहाँ देखिए x2 का कितने इमेज है? तो केवल एक। x3 का कितने इमेज है? केवल एक। x1 कितने इमेज है? केवल एक। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ सारे एलिमेंट का इमेज है, लेकिन x3 जो है इसके दो इमेज हो गए। तो ऐसे रिलेशन को हम फंक्शन नहीं बोलते हैं। ये दोनों फंक्शन होगा लेकिन ये दोनों फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन हम उस रिलेशन को बोलेंगे जिसमें क्या होगा, ठीक से समझ लीजिएगा। फंक्शन हम उस रिलेशन को बोलते हैं जिसमें फर्स्ट सेट के प्रत्येक एलिमेंट का सेकंड सेट में एक यूनिक इमेज हो। कैसा इमेज हो? यूनिक। यूनिक मतलब एक एलिमेंट का केवल एक ही इमेज हो। ठीक है, दूसरे शब्दों में ऐसे देख सकते हैं आपका, जैसे दो एलिमेंट है, दो एलिमेंट का एक इमेज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक का तो एक ही हुआ, लेकिन एक एलिमेंट के दो इमेज नहीं हो सकते। जैसे जनरल एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि यह जो है x1 x2 x3 जो है, देयर आर 3 स्टूडेंट्स एंड y1 y2 y3 आर देयर फादर्स, उनके पिता। तब क्या होगा आपका कि जब भी रिलेट हम करेंगे तो क्या होगा आपका, एक दो बच्चे के एक पिता हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक बच्चे का दो पिता नहीं। ठीक है, कोई भी आपका बच्चा हो, एक के दो पापा नहीं हो सकते, लेकिन दो बच्चों के एक पापा हो सकते हैं। मतलब पहला सेट अगर ले लिए बच्चों का, दूसरा सेट अगर ले लिए उनके पेरेंट्स फादर का, तो उस स्थिति में क्या होगा भाई, फंक्शन बनेगा। लेकिन पहला सेट अगर ले लिए फादर का और दूसरा सेट ले लिए अगर बच्चों का, तो फंक्शन है, रिलेशन होगा। क्यों?
क्योंकि एक पिता के कई पुत्र हो सकते हैं, जैसे यहाँ एक के कई हो गए, तो ये जो है फंक्शन नहीं है। ठीक है, इसको ढंग से बोल देते हैं आपको। फंक्शन क्या बोलेंगे? इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स and R is a relation from A to B such that every element of first set has a unique image in second set, then the relation R is called as function। समझ गए आप लोग? अब देखिए, अब बताना चाहते हैं कि फंक्शन का डोमेन, जैसा कि रिलेशन में पढ़े हैं आप लोग। डोमेन मीन्स क्या होता है कि जो फर्स्ट सेट है, फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट रिलेटेड होगा उसके सेट को हम बोलते हैं डोमेन। जैसे इसका डोमेन क्या होगा? ये x1 x2, ऐसे x1 x2। लेकिन फंक्शन के केस में देख रहे हैं कि फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट का, फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट का सेकेंड सेट में इमेज है। अर्थात क्या हुआ? पूरा का पूरा फर्स्ट सेट क्या हो गया? डोमेन हो गया, क्योंकि सबका कोई ना कोई रिलेशन होगा, और जितने रिलेशन वाले हैं सबको डोमेन कहते हैं। यानी फंक्शन के केस में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा फर्स्ट सेट हो जाएगा डोमेन सेट, और सेकंड सेट को कोडोमेन बोलते हैं। और सेकंड सेट में इमेज का केवल हम कलेक्शन ले लें, यानी सेट बना लें केवल इमेज का। जैसे ये y1 y2 y3, यहाँ y1 y2 केवल है, इसको क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। ठीक है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि फंक्शन जाने हम लिखते हैं f, तो कसम नहीं खाएंगे f ही लिखेंगे। फंक्शन एक रिलेशन है, r भी लिख सकते हैं। यहाँ r क्या है? एक रिलेशन है, लेकिन फंक्शन का पहला लेटर जो है f है, इसे जनरली हम f से रिप्रेजेंट करते हैं, अच्छा लगता है लिखने में। समझ गए बात को? अब देखिए, अब दूसरी बात हम बताना चाहते हैं आपको कि यह जो आपका है फंक्शन में, देखिए जरा सा, ये y1 है, तो y1 को हम x1 का क्या बोलेंगे? जैसे मान लीजिए फंक्शन हमने f नाम रख दिया, y1 क्या है? x1 का बोलेंगे कि इमेज है। कौन सा इमेज है? तो f इमेज है। f लिखा रहेगा तो f इमेज, g लिख देंगे तो g इमेज, h लिख देंगे h इमेज, r लिख देंगे r इमेज। ठीक है, या इसको बोलते हैं वैल्यू भी बोलते हैं। यानी y1 क्या है? x1 की f वैल्यू है, यानी y1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? f x1। f x1 का मतलब क्या हुआ? f ऑफ x1, अर्थात फंक्शन ऑफ x1। समझ गए बात को? तो y1 क्या है? इसका इमेज है, इमेज कहे चाहे वैल्यू कहिए। x1 को क्या बोलेंगे? प्री इमेज। x1 क्या बोलेंगे? प्री इमेज। हम ये अगर कहें कि जो रेंज है, रेंज क्या? एलिमेंट जो हो जाए रियल नंबर हो जाए, जैसे 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए। नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर सब रियल नंबर होता है। ठीक है ना? रियल नंबर मतलब फ्रैक्शन वगैरह नहीं सोच लेंगे, सब कुछ आएगा उसमें। तो ये हम कह रहे हैं कि अगर जो रेंज है, रेंज जो ले रहे हैं आपका, रेंज क्या है? सबसेट है किसका? सेट ऑफ रियल नंबर का। या कहने का मतलब कि रेंज के जो एलिमेंट्स होंगे वो रियल नंबर्स अगर होंगे तो क्या हो जाएंगे आपके? यानी वैल्यू जो होगी आपकी फंक्शन की रियल हो जाएगी, इसलिए इसको बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, हम चाहते हैं कि आप अपने लैंग्वेज में समझ लीजिए, उसके बाद बोलने के लिए हिंदी बोलिए, इंग्लिश बोलिए, उर्दू बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी यहाँ हम क्या देख रहे हैं, क्या बोलेंगे कि इफ रेंज इज ए सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर देन द फंक्शन इज कॉल्ड एज रियल वैल्यूड फंक्शन। अब एक चीज़ आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि हो सकता है कि रेंज जो है सेट ऑफ रियल नंबर के ही इक्वल हो जाए। मतलब रेंज जो है, जैसे हम लिख रहे हैं आर सच दैट ए टेंड्स टू बी के जगह हमने लिख दिया आर है, रियल नंबर का सेट लिख दिया। ठीक है, अब पूरा का पूरा मान लीजिए रेंज है, सब एलिमेंट कनेक्टेड हो, तो सबसेट क्यों बोले भाई? अगर सबसेट बोले इक्वल हुए तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि रेंज अगर मान लीजिए रियल नंबर का ही सेट हो
तो दो सेट अगर इक्वल हैं तभी एक दूसरे के सबसेट कहे जाते हैं, इसलिए सबसेट कहने से कंफ्यूज नहीं होंगे। सीधे से क्या समझेंगे कि इफ रेंज इज ए सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर देन द फंक्शन इज नोन एज रियल वैल्यूड फंक्शन। दूसरी ओर समझिए, यदि मान लीजिए कि रेंज तो आपका रियल नंबर है ही, अगर डोमेन भी रियल नंबर हो जाए, ठीक है, ये नहीं कि 1 2 3 यहाँ भी 1 2 3 लिखे, ऐसे हमने लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यह भी रियल है यह भी रियल हो जाए तो इसको बोलते हैं रियल फंक्शन। क्या बोलते हैं? रियल फंक्शन। अब जरा सोच के आप बताइए कि क्या एवरी रियल फंक्शन रियल वैल्यूड होगा? सोचिए 1 मिनट। आप देखेंगे कि अगर हमने रियल फंक्शन बोला तो उसमें बोला कि डोमेन रेंज दोनों रियल, और रियल वैल्यूड क्या बोलते हैं? भाई रेंज अगर रियल हो गया तो बोलेंगे रियल वैल्यूड। तो भाई रियल फंक्शन में रेंज तो रियल हो ही रहा है ना, इसलिए एवरी रियल फंक्शन इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन, बट एवरी रियल वैल्यूड फंक्शन इज नॉट नेसेसरीली बी ए रियल फंक्शन। अब थोड़ा एक एग्जाम्पल द्वारा देखिए जिससे आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। जैसे आप जब क्लास करने जाते हैं तो आपके क्लास टीचर आके आपकी हाजिरी लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपका रोल नंबर बोला है, नाम ना बोल के रोल नंबर, रोल नंबर 1 अंबिकेश कुमार, मतलब क्या अंबिकेश ना बोल के क्या बोल देंगे, आपका किसी बच्चे का अंबिकेश नाम है, क्या बोल देंगे? रोल नंबर 1। तो 1 बोलने का समझ लेगा बच्चा कि हमारे बारे में सर बोल रहे हैं, तो बोल देगा यस सर। मतलब क्या हुआ, आपका रजिस्टर के जितने भी नाम हैं सभी बच्चों को सभी नाम से एक रियल, सभी नाम को एक रियल नंबर दे दिया हमने, तो कैसा बना? ये रियल वैल्यूड फंक्शन बना। समझ गए बात को? कोई दिक्कत है? दूसरी ओर जैसे मान लीजिए ऐसे हमने लिख दिया, जैसे 1 है, 1 का ऐसे दे दिया हमने, ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो हम ऐसे, यहाँ तो अपने मन से कुछ भी लिख दिए थे, लेकिन यहाँ जो हम अपने मन से नहीं लिखे, कुछ ना कुछ रूल के तहत लिखे हैं। ध्यान से देखिए क्या रूल है। यहाँ देखिए ये है 1 स्क्वायर प्लस 1 2, 2 स्क्वायर प्लस 1 5, 3 स्क्वायर प्लस 10 क्या है, 3 स्क्वायर प्लस 1 10, 4 स्क्वायर प्लस 1 17। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा, F1 इज इक्वल टू 2, F2 इज इक्वल टू 5। अगर मान लीजिए हम लिख दें यहाँ पर y, यहाँ लिख दें x, ऐसे कनेक्शन कर दें, तो क्या लिख देंगे? आपका Fx इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? y। Fx इज इक्वल टू y। अब कहा जाए कि y इज इक्वल टू क्या है भाई? जैसे यहाँ के ट्रेंड को फॉलो करें तो 5 क्या है, इक्वल टू क्या है, 2 स्क्वायर प्लस 1 है, वैसे ही y क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1 होगा। समझ बात को? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो लिखे हैं Fx इज इक्वल टू y, यानी y मीन्स क्या हुआ, x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, एक फार्मूला के तहत हमने लिख दिया। अब यहाँ देखें कि x स्क्वायर प्लस 1 जो है ये क्या है, यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। किसके टर्म में है? x के टर्म में। तो यहाँ बोलेंगे, अब यहाँ दूसरे शब्दों में देखिए ऐसे कि दो वेरिएबल है, एक y है और एक x है, y है और एक क्या है आपका x है, दो वेरिएबल है। y की वैल्यू x पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? x पर। तो कहेंगे कि y x का फंक्शन है। मतलब क्या है, y इज इक्वल fx या fx इज इक्वल दिस। जैसे एक सर्किल ले लें, सर्किल का रेडियस r है, इसका एरिया क्या होगा जानते हैं आप लोग, पाई आर स्क्वायर। पाई कांस्टेंट है, आर वेरिएबल है, ए वेरिएबल है, ए की वैल्यू डिपेंड करती है किस पर? आर पर। तो कहेंगे कि ए आर का फंक्शन है। ए किसका फंक्शन है? आर का फंक्शन है। तो दो वेरिएबल में रिलेशन दिया हुआ है, अगर एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे पर डिपेंड करती है तो उस वेरिएबल को बोलते हैं उसका फंक्शन। ऐसे बोलते हैं इसको क्या,
इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि y को x पर डिपेंड करती है। ठीक है, दूसरे शब्दों में जरा देखिए, एग्जाम्पल तो बताते हैं आपको कि बहुत जगह आप पार्टी वगैरह में जाते हैं तो आप बोलते हैं कि फंक्शन में गए थे। जैसे मैं ही अपने यहाँ इन्वाइट करूँ, तब क्या बोलेंगे कि सर के यहाँ फंक्शन है, वहाँ जा रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हमारे यहाँ आएंगे तो जो कुछ भी होगा मेरे अकॉर्डिंग होगा, मेरी इच्छा अनुसार, मेरी जो औकात होगी उसके अनुसार आपको जो चाट खिलाते हैं कि पकौड़ी खिलाते हैं वो मेरे पर डिपेंड करेगा, इसलिए मेरा फंक्शन कहलाया। समझ बात को? एक और एग्जाम्पल समझिए, था जनरल एग्जाम्पल दे रहे हैं जानबूझ के, ताकि समझ में आ जाए बढ़िया से ढंग से। ठीक है, फंक्शन को मान लीजिए कि यह जो है एक मशीन है, इसमें x को हमने डाला, इसके अंदर गया, अब बाहर निकला। अभी जो एग्जाम्पल लिए थे x² + 1, यानी मशीन ने क्या किया, x को बना दिया x² + 1 में। जैसे कि ईख का रस निकालने वाली मशीन आपने देखा, ईख को इधर से डाला जाता है, ये मशीन क्या करती है, कन्वर्ट कर देती है किसमें, किसमें कन्वर्ट करती है, तो कर देती है आपका रस में, जूस में। ठीक है, फिर बड़े प्लांट चले जाएंगे तो जूस को एक और जगह डाला गया मशीन में, इधर से निकाल देगा, वह चीनी बना के निकाल देगा। मतलब दो फंक्शन एक साथ हुए। फंक्शन मतलब वर्क भी हुआ, काम करना। जैसे कोई मशीन काम करना बंद कर दें या उसका काम ठीक नहीं है तो क्या बोलेंगे, ये मोबाइल ही है, मोबाइल काम नहीं है तो कहेंगे इसका फंक्शन ठीक नहीं है, या इसका फंक्शन नहीं समझ में आ रहा है। फंक्शन माने वर्क, समझ गया तो वो, तब फंक्शन वर्ड यूज करते हैं हमेशा हम लोग। लेकिन यहाँ मैथमेटिक्स में सीधे क्या जानिएगा आपका कि दो वेरिएबल के बीच रिलेशन दिया हुआ है, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे पर डिपेंड करती है तो उसको उसका फंक्शन कहते हैं, है ना। जनरल डिफिनेशन दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए जनरल हमने बोला कि यहाँ जो कुछ भी हम देख, मान लीजिए हम लिख दें ऐसे, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल तो समझिए। जैसे हम लिखते हैं कि y² = x, एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है y = x²। यहाँ पर कहें y केवल x पर डिपेंड कर रही है, यहाँ भी y केवल x पर डिपेंड कर रही है। भाई x बदलेंगे तो y बदलेगा ही, लेकिन यहाँ ये फंक्शन है लेकिन ये फंक्शन नहीं। क्यों नहीं है? जैसे हम x = लिखते हैं 4, y² = 4, तो y क्या हो जाएगा आपका +-2। y की दो वैल्यू मिल जाएगी, कितनी वैल्यू मिल जाएगी, दो वैल्यू मिल जाएगी। समझ रहे बात को? ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके साथ हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। आज के लिए इतना ही, इतना प्रैक्टिस करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।